हेलो एवरीवन। असेसमेंट ईयर 22-23 के आईटीआर फॉर्म्स सीबीडीटी ने रिलीज कर दिए हैं। अगर आपको नए आईटीआर फॉर्म्स का फॉर्मेट देखना है तो वो आपको इनकम टैक्स की साइट पर मिल जाएगा। यहाँ आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड में आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के आईटीआर फॉर्म्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक के फॉर्म्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। अभी फाइलिंग अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही फाइलिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी सिर्फ फॉर्मेट रिलीज किए गए हैं, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप जून के बाद ही अपने आईटीआर को फाइल करें, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर का टीडीएस अपडेट नहीं हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर का टीडीएस जून में जाके अपडेट होता है, क्योंकि तभी हमारी टीडीएस की रिटर्न्स फाइल होती हैं। अगर आप अभी अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करेंगे तो वहाँ 26 AS और आपके आईटीआर फॉर्म में डिफरेंस आ जाएगा टीडीएस की वजह से, और आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। नोटिस आ जाएगा तो आपको फिर से अपनी आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा, वरना आप टीडीएस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसलिए रिवाइज करने के बजाय अच्छा होगा कि आप जून के बाद ही अपना आईटीआर फाइल करें, जिससे कि उसमें लास्ट क्वार्टर का टीडीएस अपडेट हो जाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 1 में हुई 7 बड़े बदलाव, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आईटीआर 1 में बदल दी गई हैं, और इस बार आपको नए तरीके से अपने आईटीआर 1 को फाइल करना होगा। चलिए देखते हैं कि आईटीआर 1 में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। आईटीआर 1 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना है यहाँ इंडिविजुअल्स पर। यहाँ पर आपको मिलेगा सैलरीड एम्प्लॉय। इसके अंदर आपको जाना है रिटर्न्स और फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईटीआर 1 सहज आ जाता है, और यहाँ पे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारा गाइडेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सी इनकम आपके केस में एप्लीकेबल है, तब आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आईटीआर 1 आपके केस में एप्लीकेबल होगा या नहीं। जनरल केस में क्या होता है कि ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है या फिर पेंशनर्स के लिए है जिनकी 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्सेज में जिन्हें इंटरेस्ट आता हो या फैमिली पेंशन हो या डिविडेंड हो, और एग्रीकल्चर इनकम जिनकी 5000 रुपीज़ के अंदर आती हो। ये मेन चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं आईटीआर 1 के लिए तो आप यहाँ से इसे रेफर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम कि आईटीआर 1 का फॉर्मेट क्या आया है और उसमें क्या क्या चेंजेस इस बार कर दिए गए हैं। तो इसके लिए हम बैक करेंगे और आईटीआर 1 फॉर्म आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर आईटीआर 1 नोटिफाइड फॉर्म पर क्लिक करके हम फॉर्म को ओपन कर लेंगे। इस तरह से ये फॉर्म का फॉर्मेट है। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशंस में ऊपर के कॉलम सेम पहले की तरह ही है। आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो कि ऑटो डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर आपको फिलअप करना है वो चीज़ जो चेंज की गई है वो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इन्होंने पेंशनर्स की कैटेगरी बना दी है। अब आपको देना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या फिर आप पीएसयू के पेंशनर हैं, या फिर आप अदर्स मतलब कि किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पेंशनर हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। आपको कॉलम टिक करना होगा कि अगर आप ये पेंशन की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे, वो चीज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 18, 19, 20 सेम है जैसे पहले थे। 21 है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन, ये भी सेम है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जहाँ पर आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर चेंज किया गया है। अब आपको सैलरी वाले सेक्शन में यहाँ पर एक और नई चीज़ देनी है, और वो है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि एरियर सैलरी का होता है। इसी सेक्शन के बाद एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 89A, जिसमें कि रिटायरमेंट बेनिफिट के टैक्सेशन के बारे में बताया गया है। जो भी आपको किसी फॉरेन कंट्री से रिटायरमेंट बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में। इसके रिगार्डिंग 4 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी इश्यू किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर है 24 एंड 25, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। इन 2 नोटिफिकेशंस के थ्रू यहाँ पर टैक्सेशन किस तरह से किया जाएगा वो बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है नोटिफाइड कंट्री, इस नोटिफाइड कंट्री का क्या मतलब है ये भी बताया गया है। इस कॉलम में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा, जहाँ पर कि आपको नोटिफाइड कंट्री को चूज करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आपको कंट्री के नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगे, जिसमें से आपको अपनी नोटिफाइड कंट्री को चूज करना होगा। इस सेक्शन में आपको वो वाली इनकम दिखानी है जो कि आपको किसी नोटिफाइड कंट्री से मिली है, और वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। मतलब कि आप उस कंट्री में रिटायर हुए और आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, वो आपके इंडिया में टैक्सेबल होंगे।
इसके बाद है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री। यहाँ पर आपको वो इनकम देनी है जो कि आपको किसी कंट्री से मिली है लेकिन वो नोटिफाइड कंट्री नहीं है, वो वाली इनकम आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये सेम है। इसके बाद एक नई लाइन इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर, इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। सेक्शन 89A में अगर आप कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए आपको नोटिफिकेशन नंबर दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है 24 और यहाँ पर रूल नंबर 21AA को इंट्रोड्यूस किया गया है, टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री। यहाँ पर टैक्सेशन के रूल्स बताए गए हैं। अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री से कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं तो आपको किस तरह से उसे यहाँ पर शो करना है, उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा, वो इस रूल में बताया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन नंबर 25 भी इशू किया गया है और ये नोटिफिकेशन है 4 अप्रैल का ही। इसमें की नोटिफाइड कंट्रीज बताई गई हैं। नोटिफाइड कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। ये 4 कंट्री इन्होंने नोटिफाइड कंट्री बनाई हैं। अगर इन 4 कंट्रीज में से आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं तो आपको डी में उसे शो करना है, मेंटेन्ड इन अ नोटिफाइड कंट्री। और अगर इन 4 कंट्रीज के अलावा आपको कहीं से रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर आपको पॉइंट नंबर ई में शो करना होगा, अदर देन नोटिफाइड कंट्री। इसके बाद का सब कुछ सेम है। डिडक्शंस हैं आपके, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, वैसे ही सेम है सारा। इसके बाद आते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी यहाँ पर 2 चेंजेस हुए हैं। पहला, इनकम क्लेम्ड फ्रॉम रिलीफ अंडर सेक्शन 89A। यहाँ पर भी अगर आप कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं 89A में तो वो आपको इनकम यहाँ पर शो कर देनी होगी, इसका रिलीफ मिल जाएगा। और जो दूसरा चेंज हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो है आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाएगा इस बार से। लेकिन यहाँ पर अगर ITR 1 फॉर्म में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए कोई भी कॉलम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन वो इस बार से टैक्सेबल होगा। आपको ITR 2 फॉर्म में अगर हम लेके चलते हैं, ITR 2 फॉर्म यहाँ पर हमने ओपन किया है और ITR 2 में देखेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर इस बार नए कॉलम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10। इस तरह से ये 4 यहाँ पे कॉलम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें कि आपके PF अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगेगा। PF अकाउंट हमारा EEE कैटेगरी में आता था जिसके इंटरेस्ट पर हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार से असेसमेंट ईयर 22-23 से अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाकर अपने PF अकाउंट में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस करते हैं, स्पेसिफाइड लिमिट यहाँ पर 2.5 लाख बताई गई है। अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अपने PF अकाउंट में वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है, 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट है, उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, जिस तरह से आपके FD का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। 2.5 लाख से ऊपर का आपका जितना भी अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट पर आपको इस बार टैक्स देना होगा। PF अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक आपका टैक्सेबल अकाउंट होगा और दूसरा नॉन टैक्सेबल अकाउंट होगा। जो टैक्सेबल अकाउंट है उसमें आपका 2.5 लाख से ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो रखा जाएगा और उस पर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा और वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और जो आपका नॉन टैक्सेबल अकाउंट है उसमें जितना भी आपका 2.5 लाख के नीचे का कंट्रीब्यूशन है वो उसमें दिखाया जाएगा और उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो इस तरह से ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है PF अकाउंट को, जिससे कि आप इजीली इंटरेस्ट को वहां से सॉर्ट आउट कर सकें कि कितने इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना है, उसे शो करना है, और कितने इंटरेस्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ITR 1 में यहाँ पर कुछ भी अभी शो नहीं किया गया है कि किस तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये हेड दिखाया जाएगा, लेकिन आई होप कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की उसमें आपको प्रोविडेंट फंड का ये पार्ट मिल जाएगा। अगर हम ITR 2 में देखें तो ITR 2 में यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पर शो करना है जो भी आपको प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है और जो आपका टैक्सेबल होगा। इन केस अगर ITR 1 में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि आप प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट वहाँ पर शो कर पाएँ तो फिर उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा। आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। अगर आपका PF का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है, आपने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं और आपका PF का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है, तब फिर आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, आप ITR 2 फाइल करेंगे, क्योंकि ITR 2 में ही यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा है। ITR 1 में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप PF का जो भी इंटरेस्ट है वो वहाँ पर शो कर सकें। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं ITR 1 पर।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ ये 2 चेंजेस हैं। एक तो आपको पीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ पर टैक्सेबल शो करना होगा और दूसरा यहाँ पर अगर आप 89A में कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो वो इनकम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस हैं सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। इसके बाद आपका टैक्स यहाँ पर कंप्यूट हो जाएगा और अदर इन्फॉर्मेशंस में आप अपने बैंक अकाउंट दे सकते हैं जो भी आपके इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया आपने कोई मेंटेन किए हुए हैं, वो आपके बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद TDS और TCS की एंट्रीज हैं। ये सारी चीज़ें आपकी 26AS से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इस तरह से आपका ITR 1 फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ 7 मेजर चेंजेस हैं ITR 1 में और यहाँ पर जो सबसे मेन बेसिक चेंज किया गया है वो है सेक्शन 89A का। सेक्शन 89A पर हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। ITR 1 के अलावा ITR 2 और ITR 3 में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जल्दी ही उस पर भी वीडियो अपलोड होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।